नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। ले आइए स्क्रीन पर हेमंत जी को। स्वागत है हेमंत भाई आपका। एक कहावत सुने होंगे, शायद हरियाणा में कुछ अलग अंदाज में बोला जाता हो। उत्तर प्रदेश में, बिहार में कहा जाता है 9 दिन चले अढ़ाई कोस। मतलब आदमी बताया बहुत बढ़ा चढ़ा करके और नतीजा सिफर है। आदमी कोई 9 दिन तक चलेगा और वो चले अढ़ाई कोस मात्र, तो वही है कि बढ़ा चढ़ा करके बताना अपने कृतित्व को और नतीजा शून्य हो। वही हाल सुप्रीम कोर्ट का है। ये कहते बहुत लोग चौंकेंगे, सुप्रीम कोर्ट पर बोल दिया। भाई साहब, बोलना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट न संविधान से ऊपर है, न 145 करोड़ देशवासियों से ऊपर है। सुप्रीम कोर्ट की भी स्थिति बिल्कुल सेम है। 68 दिन, 68 डेज, 68 दिन, 68 दिन तक ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, करते करते सिर्फ और सिर्फ हर तारीख के बाद दहाड़ सुनने को मिली। वो दहाड़ लेकिन जंगल के शेर की नहीं थी, वो सर्कस के शेर की थी। सर्कस की चर्चा हमने कल परसों भी की थी। वो सर्कस के शेर की दहाड़ थी। वो पता ही नहीं चलता है कि क्रोध में दहाड़ रहा है या रिंग मास्टर के फटके पर दहाड़ रहा है। ये भी नहीं पता चलता। 68 दिन से सिर्फ और सिर्फ दहाड़ सुप्रीम कोर्ट की सुनाई दी, नतीजा शून्य, सिफर। सूर्यकांत जो अगले सीजेआई हैं, सूर्यकांत के सामने भाजपा ज्ञानेश के साथ खड़ी हो गई, लेकिन करे तो क्या करे और कर भी क्या सकते। जो मैं कहा हूं उसको आप लोग भी क्रॉस चेक कर लीजिएगा। मैं बिल्कुल कोट अनकोट यहीं पर साबित करूंगा और तब मैं हेमंत जी के पास चलूंगा। लाइए हेडलाइन एक दिखाइए। सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी, गड़बड़ी मिली तो एसआईआर रद्द करेंगे। बिहार पर जो फैसला देंगे वही पूरे देश पर लागू होगा। 7 अक्टूबर को अगली सुनवाई। अब रुक जाइएगा इसी हेडलाइन पर, इसी पर रुकिए। आप पहली जब तारीख थी एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, 10 जुलाई की तारीख थी। जाइए सर्च कर लीजिए, लाइव लैब पे, बार एंड बेंच पे आपको मिल भी जाए। उस दिन भी जो हेडलाइंस लगी थी तमाम, और हमारे जैसे कुछ जो लोग, मैं तो गलती मानने में तत्काल मतलब तत्काल प्रभाव मानता हूं, जरा उसमें हीला हवाली नहीं करता। हमने कई बार सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई को बहुत बढ़ा चढ़ा करके सैल्यूट वलूट कर दिया। अब अपना हाथ है, इसको कुछ कर नहीं सकते, नहीं तो इस हाथ पर क्रोध आता है जिससे सैल्यूट किया था। 10 जुलाई को पहली सुनवाई में भी यही कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, कुछ गड़बड़ मिली तो एसआईआर रद्द कर देंगे। उसके बाद कुछ गड़बड़ नहीं, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ गड़बड़ मिली। कुछ सही मिला कि नहीं मिला ये तलाशना है। एक एक घर में 100, 200, 400 लोग मिले। एक ही घर में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई मिले। एक ही घर में ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित सब मिल गए। ये सब चमत्कार हुआ, लेकिन एसआईआर रद्द नहीं हुई। आप सोचिए, पहली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था, आज वही बात फिर कह रहा है। इसे हम कहते हैं धरती का एक चक्कर पूरा होना। धरती गोल इसीलिए कही जाती है। एक चक्कर सूर्यकांत ने आज एक बार धरती परिक्रमा पूरी कर ली। जहां चले थे वहीं आज फिर पहुंच गए। अद्भुत है भाई। ऐसे लोगों को सलूट नहीं करना चाहिए, चरण छूना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए पैर पकड़ के। अब इस खबर के भीतर की खबर दिखा दूं और फिर चलूं हेमंत जी के पास। लाइए भैया, भीतर जो खबर है वो भी जरा पढ़ लीजिए, गौर से पढ़िएगा। हम यह मानकर चलेंगे कि चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारियों को जानता है, ये मान के ही चल रहे हैं। अगर कोई गड़बड़ी हो रही है तो हम इसको देखेंगे। अगर बिहार में एसआईआर के दौरान चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली में कोई अवैधता पाई जाती है तो पूरी प्रक्रिया को रद्द किया जा सकता है। बस रोक दीजिए। इसके आगे क्या पढ़े, इतने में 5 लाइन पूरे पूरी रामायण थी। इसके बाद कुछ नहीं पढ़ना है। मुझे लगता है कि जो पहली सुनवाई में टिप्पणी की थी, टिप्पणियां ही होती हैं, वही वाला पर्ची आज भी ले चले आए थे। पर्ची कई बार होता है ना, पैंट में हम लोग भूल जाते हैं कि वो वाला पैंट पहन लिए, पुराना वाला, उसमें पुरानी रुमाल मिल गई।
तो वैसे ही ये पुरानी पैंट पहने वही पर्ची थी जो 10 जुलाई को पढ़े थे। बार एंड बेंच का अंग्रेजी में दिखा दीजिए, तसल्ली के लिए, खाली तसल्ली के लिए आगे की हेडलाइन दिखा दीजिए। अदर डॉक्यूमेंट्स टू कैन बी फॉर्ड, नॉट जस्ट आधार। मतलब अन्य जो दस्तावेज है उसमें भी फोर्जरी हो सकती है, फर्जीवाड़ा, सिर्फ आधार में नहीं। सुप्रीम कोर्ट ऑन प्ले अगेंस्ट आधार एज वैलिड आईडी इन बिहार एसआईआर। ये भी टिप्पणी ही है, सिर्फ टिप्पणियों पर देश चल रहा है, हटा दीजिए। बाकी सब चीजें जब हेमंत जी बोलेंगे साइड में चला दीजिएगा। हेमंत भाई, आज बधाई हमने दे दी, आप भी दे दीजिए, धरती एक चक्कर पूरा कर लिया है सीजीआई, अगले सीजीआई सूर्यकांत जी ने। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को। अगर आपको 10 जुलाई का अपना कार्यक्रम याद हो, जब पहली हियरिंग हुई थी, मैं चाहूंगा कि इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर डालने की कोई व्यवस्था हो तो डलवा दीजिएगा 10 जुलाई वाला। उसमें केवल हम 2 लोग ऐसे थे सिर्फ जिन्होंने ये बताया था कि ये सुनवाई कहाँ पहुंचेगी। जब इन्होंने कहा ना कि आधार का सुझाव, उस पर हमने एक पूरी डिबेट की थी। ये ओपनिंग सेंटेंस मैंने ये कहा था कि ये कुछ नहीं है, केवल टाइम बाइंग करने का एक प्रोसेस है। और आज ये बात वहीं जाकर के खड़ी होगी। आप सोचिए, अगली हियरिंग इसकी 7 अक्टूबर को होगी। लॉ पॉइंट्स पे अभी तक किसी लॉ पॉइंट पे आपने बहस सुनी है अब तक? किसी एक लॉ पॉइंट पे सुनी हो तो बता दीजिए। 7 अक्टूबर से बहस शुरू होगी बिहार को लेकर के। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत गंभीर कानूनी बात कह रहा हूं। 7 अक्टूबर से पहले पहले आप लिख के रख लीजिए, चुनाव आयोग वहां चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर देगा। उसके बाद आपको क्या लगता है, सुप्रीम कोर्ट को इंटरवेंशन कर देगा कि चुनाव कार्यक्रम के बीच में? क्यों? क्योंकि 22 नवंबर से पहले वहां विधानसभा का नई का गठन होना है, 22 नवंबर या उससे पहले तक। तो अगर आपने 7 अक्टूबर से पहले ये सारा कार्यक्रम घोषित नहीं किया, क्योंकि 3-4 चरणों में कम से कम चुनाव होगा, तो उस सारे का डिले हो जाएगी। डिले संभव नहीं है, क्योंकि संवैधानिक व्यवस्था के 5 साल संविधान विधानसभा कार्यकाल पूरा होने से पहले चुनाव, नई विधानसभा गठित होनी। ये चीज हमने 10 जुलाई को कही थी कि यहाँ कुछ नहीं होने वाला, ये केवल टाइम बाय करने की एक टेक्टिक्स है। और आज ये सारी कहानी वहीं खड़ी। और गजब आप ये देखिए, आज इसको एक्सपेडाइट करने की बजाय कोर्ट ने क्या कहा था आपको पता है शुरू में? कि हम 14-15 अक्टूबर को सुनवाई करते हैं, यानी कि तब तक तो पक्का ही काम हो जाता है। तो अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि माय लॉर्ड, तब तक तो सारा गड़बड़ हो जाएगा, आप इस महीने के एंड में रख लीजिए। तो जैसे होता है सुप्रीम कोर्ट में, आप 15 कह रहे हो, मैं 7 कह रहा हूं, कोई कह रहा आप इसी मंथ में रख लो, तो कुल मिला के तो फिर आपने ठीक ठीक लगा लिया और 7 अक्टूबर कर दी, तो ठीक ठीक लग गया अभी। फिर ये जो कुछ भी बातें हैं जो आपने हेडिंग दिखाया, माफ कीजिएगा, विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स टू एवरीबडी, या जो भी हम कह रहे हैं विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स, हम किसी को कंटेम्पचुअस नहीं होते कभी भी। जो तथ्य है वो रखने की कोशिश होती है, और कभी भी भाव भी वैसा नहीं होता। सारे देश को ये पता है, 144 करोड़ लोगों को, कि सुप्रीम कोर्ट अगर किसी चीज की, किसी प्रक्रिया को गलत मानता है तो खारिज हो ही जाएगी वो, चाहे एसआईआर हो चाहे कुछ और हो। इसमें कोई शक है क्या आपको? तो 10 को भी वही कह रहे थे, आप आज भी वही कह रहे हो। आधार कार्ड पे 10 जुलाई को आपने सुझाव दिया था, 3 बार आपने आदेश दिया, चौथी बार लिखित में दिया, तब उन्होंने जाके माना। ये आपका इकबाल था, छोड़ दीजिए, कोई बात। अब सुप्रीम कोर्ट में ताजा घटनाक्रम सुनिए। पिछली सुनवाई तक आपने क्या ऑब्जर्व किया था? लगातार 10 जुलाई से लेकर अब तक 8 सितंबर की बात है, क्या कह रहे थे राकेश द्विवेदी कि साहब ये बिल्कुल किसी कीमत पे आधार कार्ड को पहचान का आधार मत बढ़ाइए, बिल्कुल शामिल मत कीजिए। 10 जुलाई को भी यही कहा था कि कोई डॉक्यूमेंट मत जोड़िए, हमारे 11 उन्हीं को रखिए। लेकिन वो चलता रहा। अल्टीमेटली 8 को ये कहना पड़ा कि आप कल ही जारी कीजिए, तो जारी करना पड़ा। लगातार 61 दिन, मानिए 61 दिन विरोध किया राकेश द्विवेदी ने, चुनाव आयोग के वकील। उस ऑर्डर के होते ही कोर्ट में कौन गया? अश्विनी उपाध्याय, कि साहब ये आधार कार्ड को वापस कीजिए। पहले कौन कह रहा था? ज्ञानेश गुप्ता का चुनाव आयोग। फिर कौन आया? अश्विनी उपाध्याय। वो कौन है? सारी जनता को पता है, मुझे आपको तो बताने की जरूरत नहीं, छोड़ दीजिए। आज हियरिंग हुई, मैं कोट एंड कोट बताता हूं आपको। एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने कहा, मैं पूरे देश में आधार को हटाने की मांग कर रहा हूं महोदय। मैं रिक्वेस्ट है, एडवोकेट के साथ साथ बीजेपी नेता बिल्कुल स्पष्ट बोला जाए। आपने बोल दिया, आप सारा उसको माना जाए, जो आपने बोल दिया है तो स्वाभाविक है वो। एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय और वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा सुप्रीम कोर्ट में, मैं पूरे देश में आधार की मांग कर रहा हूं महोदय। आधार न तो आयु का प्रमाण है और न ही निवास का। तो जस्टिस बागची बोलते हैं, तो फिर ये किसका प्रमाण है? कितना वैलिड सवाल है। तो फिर ये किसका प्रमाण है?
क्या ये उस कानून का हिस्सा नहीं है जिसके तहत ये पहचान के सारे डॉक्यूमेंट तय हुए थे? उपाध्याय साहब कहते हैं, भाजपा नेता, मैं 6 फैसलों पर भरोसा कर रहा हूं, आधार की तुलना इन 11 दस्तावेजों से नहीं की जा सकती। फिर जस्टिस सूर्यकांत आते हैं बीच में, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जस्टिस बागची का तेवर जब होता है तो जस्टिस सूर्यकांत आते हैं, वो कहते हैं हमने ऐसा कहा है, हमने तो ऐसा नहीं कहा है। उपाध्याय कहते हैं, भाजपा नेता, चुनाव आयोग द्वारा स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। जस्टिस सूर्यकांत, एक अंतरिम व्यवस्था के रूप में हमने आधार की अनुमति दी है, एक अंतरिम व्यवस्था के तहत हमारा आदेश बना रहे, हम इसको खारिज नहीं करेंगे, क्योंकि उसने स्पेशल मेंशन किया था कि आधार वाला ऑर्डर आप वापस लीजिए, तो इन्होंने कहा कि हमारा आदेश बना रहेगा। आधार की अनुमति देना कानून के विरुद्ध है। आधार विदेशियों को भी जारी किया जाता है। हर व्यक्ति को आधार प्राप्त करने का अधिकार है यदि वह 180 दिन तक भारत में रहा है। जस्टिस सूर्यकांत कहते हैं, हम इस मुद्दे को खुला रख रहे हैं। उपाध्याय साहब, भाजपा नेता, कहते हैं, कृपया पिछले आदेश में संशोधन करें, अन्यथा ये, अब सुनिएगा अगला शब्द, अन्यथा ये विनाशकारी होगा। डिजास्टर्स इज द वर्ड, डिजास्टर्स। जस्टिस बागची कहते हैं, आपदा या आपदा के अभाव पर चुनाव आयोग को विचार करना चाहिए, कृपया पिछले आदेश में संशोधन करें, अन्यथा विनाशकारी होगा। बागची कहते हैं, आपदा या आपदा के अभाव पर चुनाव आयोग को विचार करना चाहिए। उपाध्याय साहब, भाजपा नेता, कहते हैं, चुनाव आयोग ये सुनिश्चित करे कि किसी भी विदेशी को वोट देने का अधिकार न मिले। बिहार में लाखों रोहिंग्या हैं, तो बताओ ना, बताओ, जो रोहिंग्याज की लिस्ट आई है उनकी तो कोई प्रीवियस नहीं होगी ना, वो जारी कर दो, एक बार करवाओ चुनाव आयोग से, कौन रोक रहा है? एक बार तो बता दो कि कितने रोहिंग्या के नाम पकड़े गए, बताना क्यों नहीं चाहिए? सारे बता रहे हो ना आप, जो डिस्प्लेस हो गए, जो छोड़ के चले गए, जिनकी मौत होगी, सारों की सूचियां जारी की ना आपने, तो रोहिंग्याओं की सूची क्यों नहीं जारी करते? करिए, खेल को समझिए। जस्टिस सूर्यकांत आगे कहते हैं, चुनाव आयोग अच्छी तरह जानता है कि अगर कोई नागरिक है तो उसे वोट देने का अधिकार है, अगर धोखाधड़ी से दस्तावेज प्राप्त किए जाते हैं तो वोट देने का अधिकार नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, कोई दस्तावेज जाली हो सकते हैं। आधार का उपयोग कानून की अनुमति के अनुसार ही किया जाना चाहिए, इसमें कहां शक है आपको? कोई भी डॉक्यूमेंट इस देश में, तो पासपोर्ट भी नकली नहीं होते। जितने भी अपराधी विदेश में भागते हैं अपराध करके, ओरिजिनल पासपोर्ट में जाते हैं क्या? तो यहां तो कुछ भी पास संभव है। तो ये कुतर्क, मैं जो कहने की बात, व्हाट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, 10 जुलाई को जो बहस थी, आज वो 15 अक्टूबर को भी वही है, और लिख के रख ली 15 सितंबर को भी, 7 अक्टूबर को भी यही होगी। लेकिन तब तक चुनाव कार्यक्रम घोषित हो जाएगा, और उसके बाद क्या होगा कि बिहार का हो लेने दीजिए, फिर बाद में देखते हैं। और बिहार का हो गया तो बाकी देश में कौन रोक देगा? यही तो चाह रहा था चुनाव आयोग। और 10 जुलाई का अपना शो निकाल लीजिएगा, एग्जैक्ट कोट अनकोट हमने यही कहा था, यही। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, इसीलिए मेरा आग्रह है कि उसको शो को अगर वो डिस्क्रिप्शन लिंक में कहीं डलता हो तो उसको डलवाइएगा जरूर। तो उसमें ये अंदाजा हो जाएगा कि जो भी बात थी वो गंभीरता के साथ थी, जानकारी के साथ थी, वो लफाजी के आधार पर नहीं थी। और ये ना पहली बार हो रहा है आशीष भाई कि एसआईआर को तत्काल चुनौती दी गई। आज जितने भी सवाल थे, आज जैसे सूर्यकांत ने कहा कि चुनाव आयोग ने जहां जहां वायलेशंस की हैं वो सारा आप हमें लिख के दीजिएगा। तुरंत शक्ति प्रशांत भूषण ने कहा कि साहब हमारी पिटीशन में लिखा हुआ है सारा, बस खत्म। अब जब 7 तारीख को आएगा तब आएगा, तब तक चुनाव आयोग जो मर्जी आएगा। यही चीज अगर आपको ध्यान हो, एग्जैक्ट लिखा है तो क्या साहब लोगों को टाइम नहीं मिल रहा है क्या पढ़ने का? तो वही बता सकते हैं। इस चीज को आप देखिए, लोगों को तो हम लोग पढ़ दें। तो उसमें क्या है कि 7 अक्टूबर अब आ जाएगा, उससे पहले चुनाव कार्यक्रम घोषित, ना 7 तारीख को हेयरिंग खत्म होने वाली है, ना आपने बिहार चुनाव की कार्यक्रम घोषणा पर कोई रोक लगाई, तो करेंगे घोषणा, उनका तो खेल ही ये था। और जब वहां हो जाएगा तो बाकी देश में कैसे रोक देंगे आप? एसआईआर तो होगा, जैसे चाहेंगे वैसे करेंगे, बात ही खत्म होगी। उसके स्वरूप बदलते जाएंगे। जैसे महाराष्ट्र में वोट जोड़े थे, वहां खेल हुआ था, यहां बड़े पैमाने पे काट के जोड़े गए। अब बिहार का जो तजुर्बा निकलेगा, उसके बाद ज्ञानेश गुप्ता जी अपने आकाओं के साथ फैसला करेंगे कि कौन सा मॉडल अपनाना है। तब तक और रिसर्च भी चल रही होगी डेटा मैनिपुलेशन की, तो वो सारा काम चलता रहता है। इस घटना को मैं आशीष भाई आपकी याद के लिए एक चीज और जुड़वाता हूं। यही प्रशांत भूषण थे, यही बैच थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए कल सिलेक्शन होना है, टुमारो 16 तारीख को। इन्होंने पिटीशन फाइल कर रखी थी, वो लटकती रही। पहले दिन, जिस दिन मीटिंग थी मोदी की और राहुल गांधी की और उनकी, पहले दिन उन्होंने स्पेशल मेंशन फिर से किया कि साहब कल नया चुनाव आयुक्त आ जाएगा, मुख्य चुनाव आयुक्त, आप क्या कर रहे हैं? आप हियरिंग कर लीजिए। अरे मैं पूरी टाइमलाइन बता दूं, अगर मेरी पूरी टाइमलाइन मुझे याद है, मैंने उसमें 2 प्रोग्राम किए और खुला कहा था, भाई खुल के कहते हैं
बुरा लगना होगा भैया, देश निकाला दे देंगे सूर्यकांत जी। जब देश उन्हीं लोग का है, देश इस देश के नागरिकों का अधिकार तो कुचल दिए गए ना। नागरिक की नहीं सुन रहा ना कोई, अश्विनी उपाध्याय की सुनना है, वो जो चुनाव आयोग से द्विवेदी आते हैं द्विवेदी की सुनना है, सरकार की सुनना है, राष्ट्रपति राज्यपाल के ऊपर टाइमलाइन लगी तो उसकी सुनना है। सब सुन लो, इस देश के नागरिक की व्यथा। वो जो आके सुप्रीम कोर्ट में खड़े हुए थे कि साहेब हम जिंदा हैं, हमारा नाम कट गया, हम जिंदा हैं, साक्षात सशरीर खड़े हैं, इससे बड़ा सबूत होता है? वही सूर्यकांत, मैं फिर कह रहा हूं, आप लोग तो ड्यू रिगार्ड्स वगैरह कहते हो, मैं क्षमा मांगता हूं, मैं नहीं बोल सकता ये ड्यू रिगार्ड्स वगैरह। मैं धार अब नहीं चलूंगा कि नहीं नहीं आपका सम्मान है, आपके चरणों में हमारा विश्राम है, जो है, और बस आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा, कुछ नहीं भाई। आपने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में कहा 10 आदमी 15 आदमी खड़ा कर दो जो है जिंदा हो और उनका नाम काट दिया गया हो, रद्द कर दूंगा। खड़े हो गए वहां पर आकर के, 12 15 20 कितने आ गए, कुछ उतने तो खड़े हो गए, बाकी एक दस्तावेज पेश किया गया। हेमंत भाई है कि नहीं है? मैं यही बात है, अगर सच बुरा लगता है तो सच बोलने पर तो सुकरात को जहर दे दिया गया था, दे दो भैया पी लेंगे जहर। सच बोलने पे ही सुकरात को जहर दे दिया गया था ना। तो सच अगर बुरा है तो सूर्यकांत को बुरा लगे, चंद्रकांत को बुरा लगे, रामकांत को बुरा लगे, कृष्णकांत को बुरा लगे, मुझे नहीं उससे फर्क पड़ता है। आपने कहा रद्द कर दूंगा, जिंदा ले आइए इतने और खड़े, मार जिंदा बिहार से कतार लग गई, क्या हुआ? उसके बाद तुरंत दूसरे तरफ, मतलब जैसे होता ना कि वो रास्ते छोड़ दो, उधर की बातें ही नहीं करनी है, दूसरे तरफ बात करने लगो, वो बात खत्म हो गई है। अश्विनी नहीं, उपाध्याय तय करेंगे विनाशकारी क्या है। मैं हेमंत भाई एक मिनट, अश्विनी उपाध्याय कह रहे हैं विनाशकारी हो जाएगा, निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि संजीव खन्ना इस देश में गृह युद्ध करवा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर विनाशकारी हो जाएगा, इसका मतलब विनाशकारी हो जाएगा, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट इस देश में विनाश ला रहा है। यही हुआ ना भैया? अगर गलत कहे बताइएगा, मुझे रोक दीजिए तुरंत गलत बोलूं तो। इन्होंने यही कहा है ना अश्विनी उपाध्याय ने, मैं रिपीट कर दूं आप अगर मैं गलत हूं, यही कहा ना कि आधार वाला जो आप है अगर इसको नहीं वापस लेते तो विनाशकारी होगा देश के लिए। अगर ये विनाशकारी है तो सुप्रीम कोर्ट ने विनाशक फैसला दिया है, देश में एक विनाशक फैसला दे दिया। सुप्रीम कोर्ट को उस पर सोचना चाहिए, एक अलग केस करके पहले इसी पर सुनवाई कर लो कि सुप्रीम कोर्ट देश का विनाश कर रहा है। वहां पे तो तत्काल नहीं नहीं हमारे कहने का मतलब ही ये नहीं है, बताने लगते हैं आप लोग, हमारे कहने का मतलब ही नहीं है। अरे भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट के आगे हमारे जैसा आदमी अदना से बोल नहीं पाए। आप लोग खाली अपनी रीढ़ और ईमान को दुरुस्त रखिए, हमारी औकात क्या है कि हम बोलेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में? चर्चा नहीं, डिबेट बंद कर देंगे। अपने आप रीढ़ सीधी रखिए, कोई ये ड्यू रिगार्ड उगार्ड हमको बोलना भी नहीं पड़ेगा फिर। हाँ भाई, नहीं, रिगार्ड देखिए आशीष भाई, रिगार्ड इतना रिगार्ड रिगार्ड को फोर्सिबली वो नहीं एनफोर्स नहीं किया जाता, रिगार्ड दिल से निकलता है। अगर मैं एग्जैक्टली। आपका सम्मान करता हूं तो आशीष जी कह के बोलता हूं, हाँ हाँ वो सम्मान है ना। और नहीं करता तो नहीं करता हूं, तो आप ये नहीं कहेंगे कर- नहीं अगर तू मुझे जी नहीं कहेगा तो मैं कंटेम्प्ट कर दूंगा, कर ले भाई हाँ, जा, वो हाँ, एक अलग जब पक्ष है। वो एक हाँ, अलग पक्ष है। ये जो आपने जिस चीज का जिक्र छेड़ दिया, हालांकि ये वही है कि बर्र का वो है जो छाता है, लेकिन फिर भी क्या कहा था पहली हियरिंग में? अगर आप पहली हियरिंग पे जाओगे तो उसमें तो बहुत सारी बातें कही थी। हम्म, हम ये देखेंगे कि बड़े पैमाने पे अगर वोट कटते हैं तो ये हम्म, कहा था कि नहीं कहा हम्म, था, ओपनिंग इसी हम्म, बात से हुई थी। तो हाँ 65 लाख तो कट गए भाई, हाँ, इससे ज्यादा अब और छोटा पैमाना। अब ये अगर पैमाना छोटा है, ठीक, क्या क्या दिखते हैं मैं आपको एक एक सेंटेंस में बताऊंगा, एक एक सेंटेंस में देखते हैं। चुनाव आयोग की पूरी मंशा पारदर्शिता की होती है, इंक्लूसिविटी की होती है, एक्सक्लूसिविटी की होती हम्म, है। नंबर एक, संवैधानिक संस्था सो कार्ड, तो पारदर्शिता इंपॉर्टेंट है। हम्म, वोटर जो नाम कटे वो देने को तैयार नहीं, ठीक, हम्म, किस खाते में कटे, डेथ के कारण कटे या नहीं कटे वो देने को तैयार नहीं, कितनों ने अपील डाली वो बताने को तैयार नहीं, सीसीटीवी फुटेज देने को तैयार नहीं। फिर आप क्या करना चाहते हैं यही बता दीजिए, ठीक। जितनी चीजें अपने प्रशांत भूषण से लेकर के तमाम एडवोकेट सीनियर, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, जितनी बातें उन्होंने कही, किसी एक का आज तक चुनाव आयोग ने जवाब दिया हो, किसी एक का सेटिस्फैक्टरी जवाब लॉ पॉइंट्स कभी नहीं दिया है।
उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट के जो अब तक जितने भी आदेश हैं, दोज आर ऑल इंटरिम इन नेचर। कभी तो सजेशन दे दिया 10 जुलाई को, तो सुझाव भी दे दिया था कि आप कंसिडर करना चाहिए, नहीं माना। उसके बाद 3 बार फिर कहा तो नहीं माना, तो 8 सितंबर को ऑर्डर में लिखना पड़ा। केवल एक चीज का मतलब से बता दीजिए मुझे आशीष भाई, आप भी सीनियर आदमी, आधार कार्ड को लेकर के देश में किसी को आपत्ति नहीं, केवल दो चीजों को, दो लोगों को आपत्ति है, ज्ञानेश गुप्ता और एक भाजपा के अश्विनी उपाध्याय। अगर तीसरा कोई हो तो मुझे उसका नाम बताइए आप। कोई एनडीए की अलाई पार्टनर हो, मोदी जी की पार्टी अलायंस हो ना, वो कह दे कि भाई आधार नहीं होना चाहिए। केवल इन दो को आपत्ति क्यों है? इसका कोई जवाब है सूर्यकांत जी के पास? ये सवाल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? कि इस देश में तमाम राजनीतिक दल हैं, और जैसा आप कल कह रहे थे कि भाजपा को तो केवल 35% वोट मिले, 65% वोट तो कहीं और गए हैं ना। अगर आप इस स्कीम ऑफ थिंग्स में भी देखेंगे तो ये हो क्या रहा है? इसे मोकरी, ये उपहास है जो चुनाव आयोग के वकील वहां खड़े होकर कर रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और उस पर वकील के तौर पर पीआईएल दाखिल कर रहे हैं। कभी किसी चीज पे पीआईएल होती है, कभी किस चीज पे होती है। इनकी कोई पीआईएल यूं क्यों खारिज होती देखिए आपने? रोज फेंक के मारते हैं तमाम पीआईएल्स को। जो भाजपा इंक्लिनेशन के जितने भी लोग हैं उनकी किसी की पीआईएल खारिज होती देखिए आपने आज तक? क्यों नहीं होती? सोचिएगा। और जो भी पेचीदा मसला आएगा, चाहे वो किसका हो, अपने पेगासस का हो, वो अपने राफेल का हो, वो सब सीलबंद लिफाफे में। अडानी के खिलाफ जांच का हो, कुछ हो, जो मेन पिटीशन आने से पहले कुछ और पिटीशन फाइल होती है, वो क्यों होती है? क्या जुडिशरी को इस बात का नहीं पता? मैंने आपको परसों 8 तारीख को भी जब हमने शो किया था, उस समय भी आग्रह किया था कि अपने इकबाल को मत गवाओ। एक इंस्टीट्यूशन के नाते अगर किसी हद तक बचा हुआ है तो, अगर किसी हद तक, अगर पे जाइएगा क्योंकि आप दिल पे ले लेते, अगर किसी हद तक बचा हुआ तो वो केवल सुप्रीम कोर्ट और न्यायपालिका थोड़ी बहुत बची हुई 10%। अगर इसको गंवाना है तो फिर घोषणा करके गवाइए कि भाई हम तो इनसे बाहर जाएंगे। फिर बहस की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर कोई और काम कर लीजिए, कोई और टॉपिक होगा। क्योंकि ये भी फिर ईडी सीबीआई जैसी हो जाएगी ना। मेन स्ट्रीम में जब सब कुछ आ जाएगा तो फिर एक टॉपिक हट गया कि भाई इनको फिर आप कुछ कह नहीं सकते, दे विल बिकम ए सरकारी महकमा। ईडी सीबीआई की आज हालत क्या है? कितना बड़ा नाम, कितना बड़ा वो था, आज उनका क्या है? वो कोई मैनर आपने तो कर नहीं दिया, किसी ने तो किया ही होगा वो। तो यहां पर भी सुप्रीम कोर्ट को केवल ये सोचना चाहिए कि किसी भी फैसले की जो टाइमलाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आमतौर पर मुख्य चुनाव आयुक्त का सिलेक्शन हो गया ना, आप कर लीजिए क्या करेंगे। तब भी आपने क्या कहा था? एग्जैक्ट कोट याद है मुझे, यस हम फैसला करेंगे, इट विल हैव रिपरकशंस। इस देश में ऐसा कौन सा जज आज की तारीख में, माफ कीजिएगा, जो ज्ञानेश गुप्ता को हटा दे, उसकी नियुक्ति को ठहरा दे? नाम बता दीजिए मुझे, माफ कीजिएगा। कार्यकाल पूरा हो जाएगा, अगर वो केस की सुनवाई पूरी हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा। और ये एक केस में नहीं, ऐसे तमाम केस आप गिनते जाइए सुबह शाम तक। किसी भी सरकार का क्या है कि किसी भी पद पर किसी को भी लगा दो, उनको पता है लगाने के बाद अदालत उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी, बात ही खत्म होगी। इंस्टेंट फैसला अदालत से नहीं आना, और उस टाइमलाइन का जो टाइम का गैप है उसका फायदा उठा के वो लोग कार्यकाल पूरा कर जाते हैं। आपने देखा तमिलनाडु में किस तरीके से एक भाजपा की जज नियुक्त हो रही थी तमिलनाडु में, 11 बजे उसकी शपथ थी और सुनवाई 11:10 पे शुरू हुई, तब तक उसकी शपथ होगी। सोचिए, क्या सुप्रीम कोर्ट उसकी सुनवाई पहली दिन रात को नहीं कर सकता? पहले दिन शाम को नहीं कर सकता था? कैसे करता? कॉलेजियम ने नाम अप्रूव किए, तभी तो सिलेक्शन हुआ, तभी तो हाईकोर्ट की जज बनी। तो न्यायपालिका को लेकर के जो तमाम लोग हैं, जस्टिस रेखा शर्मा का जिक्र हमने 8 तारीख को किया था, जस्टिस काटजू हैं, जितने भी पुराने जज हैं, किसी की बात सुन लीजिए। हालत यह है कि वो सारे के सारे खुद झंडा बीरर हो गए, आज फ्लैग बीरर हो गए कि इस इंस्टीट्यूशन का इकबाल बचा लीजिए। और जिस दिशा में ये इंस्टीट्यूशन जा रहा है, आज आपने देखे तमाम, मैं किसी इंडिविजुअल जज पे बात नहीं करता हूं, लेकिन ओवरऑल जो परिस्थितियां हैं ये किसी और दिशा में जा रही है। ये जो एनजेएसी वगैरह तो छोड़िए, यहां तो ये एनजेएसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जिस दिशा में चल पड़ी है, मैं तो ये कह रहा हूं। इस पे सारे देश को सोचना चाहिए और जुडिशरी को जरूर सोचना चाहिए। सम्मान कमाया जाता है, सम्मान थोपा नहीं जाता। मैं तो केवल इतना ही कहूंगा। नहीं, एक नहीं, ये तारीख में तो एक ही बात कर रहा हूं, इसको अगर एसआईआर वाले मामले को खारिज कर दें तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम लिटरली बता रहे हैं, उस पर कार्यक्रम भी नहीं करेंगे।
ये जो कंटिन्यू रखना मतलब ना, इसमें से एक भाव आता है, ये भाव आता है जो राजनैतिक दलों से भाव आता है कि देश की जनता तो मूर्ख है, क्या वो भाव आता है। ये लिंगर ऑन करने से, खींचने से, टाइम बाय करने से लगता है कि नहीं नहीं पूरे देश के लोग समझते नहीं। और साथ साथ क्या समानांतर हेडलाइन मैनेजमेंट, पूरे देश के जो बड़े बड़े सब स्वयंभू कथित मतलब अपने ही आप को बताते हैं कि हम सबसे तेज हैं, हम सबसे बड़े हैं, सबने हेडलाइन लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अच्छा ये देखिए, अगर सरकार के खिलाफ फैसला होगा तो इतना वो लिखने की हिम्मत ही नहीं कर पाएंगे। इन सबको आज तक कभी सरकार के खिलाफ फैसलों पर देखे इतना कड़क लिखते, लेकिन इसमें पता है कि लिखना है क्योंकि सब खेल रहे हैं, लिखना है। इसमें कितना कड़क लिखते हैं आप मिला लीजिए, सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला आया हो जिससे सरकार को झटका लगा हो और उस पर ऐसी हेडलाइन लिखी हो, इस पर लिख रहे हैं एसआईआर रद्द कर देंगे, गड़बड़ी मिली तो एसआईआर रद्द कर देंगे सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि इससे जनता में जाएगा एक भाव ना कि अब सुप्रीम कोर्ट अब सख्त हुआ है, अब सख्त हुआ है तो चलो थोड़ी दिन और आराम करो। ये आज भ्रम फैलाने का प्रोजेक्ट है, भ्रम फैलाने। हेमंत भाई, एओ ह्यूम ने जब कांग्रेस की स्थापना की 1885 में, तो उस स्थापना पर एक थियरी दी गई थी, सेफ्टी वॉल्व थियरी। वही सबसे पहले कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई, क्योंकि कांग्रेस की स्थापना ह्यूम ने की, अंग्रेज था, और शुरुआत में जो लोग उस कांग्रेस को ज्वाइन किया 1885 में, हकीकत है मैंने एक एक अधिवेशन को सीक्वेंस में पढ़ा है अपने, हमारा विषय जब था, तो ऐसे से लोग कांग्रेस में थे कि वो बग्गी से उतरते थे तो उनकी जूती थामने के लिए हाथ में लोग आते थे, क्योंकि वो बग्गी से आते थे, मतलब बग्गी से आते थे, टांग भी हिल जाए तो उनके टांग में दर्द होती थी, नीचे जूता पकड़ के उतारने वाले ऐसे ऐसे लोग थे। तो उस समय लेकिन ह्यूम का प्लान रहा होगा सेफ्टी वॉल्व थ्योरी का, क्योंकि ये बड़ा जबरदस्त थ्योरी है वो। लेकिन कई बार होता है ना कि हमने जिस मकसद से स्थापित किया वो मकसद हमारे हाथ से ही निकल गया, ऐसे लोगों के कंट्रोल में चला गया, ह्यूम के कंट्रोल में था नहीं, वो कंट्रोल में से निकल गया उनके। उसमें क्या था कि खुद में ही विरोध करो, जैसे सेफ्टी वॉल्व थ्योरी के मैं कई उदाहरण बताता हूँ, आरएसएस भी सेफ्टी वॉल्व थ्योरी का उदाहरण है, आरएसएस भी है। आज की तारीख में जो अदालतों में हो रहा है ये भी सेफ्टी वॉल्व थ्योरी है, कि जो सरकार का अपोजिशन के रूप में कौन नजर आएगा तो संघ नजर आता है। मोहन भागवत सरकार पर सवाल उठा देते हैं, लोग लगता है संघ तो अच्छा है बेचारा, भागवत देखो कितना अच्छा है, एकदम मूछ उछ भी अच्छी है, चेहरा भी अच्छा है, भागवत बहुत अच्छे आदमी है, भागवत जी अच्छे, वो मोदी बुरा है। तो खुद में ही अपोजिशन क्रिएट कर लेना, मतलब जो प्रेशर बिल्ड होने वाला हो। सेफ्टी वॉल्व क्या होता है कुकर में, कुकर फटने से बचाता है, जब कुकर में गैस बहुत ज्यादा प्रेशर बन जाता है तो कुकर फटने से पहले सेफ्टी वॉल्व फट जाता है, यही है सेफ्टी वॉल्व थियरी। तो जब सरकार के खिलाफ बनने लगे ज्यादा प्रेशर, तो उस प्रेशर को रिलीज करने का काम कहां से होता है, नागपुर से। मोहन भागवत कहते हैं देश में शिक्षा और स्वास्थ्य की हालत बहुत चिंताजनक है, उसमें आशीष चित्रांशी जैसे मूर्ख भी खुश हो जाते हैं, भागवत ने आज चुनौती दे दी मोदी को। हम लिटरली मानते हैं कि हम मूर्ख हैं, हम कहते हैं चुनौती दे दी भागवत ने आज मोदी को। वो मोदी चुनौती नहीं होता है, वो देश का गुस्सा रिलीज करवाते हैं, प्रेशर रिलीज करवाते हैं। वैसे ही ये है, वैसे ही जब ये लिखा जाता है एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, रद्द कर देंगे थोड़ी भी गलती मिली तो गुस्सा रिलीज होता है, अरे एसआईआर, बहुत जज साहब नाराज हैं, ज्ञानेश कुमार बैंड बजेगा। आम कस्बों में जाइए हम ऐसे चर्चा सुनते हैं, भाई अब की बहुत तगड़ा फैसला दिए हैं सुप्रीम कोर्ट वाले जज साहब, अब की बैंड बजेगी ज्ञानेश की। तो प्रेशर रिलीज, जो उसके भीतर का क्रोध है वो रिलीज हो गया। ये पूरी सरकार, मैं कई बार कहता हूं अंग्रेजों से अगर किसी ने सीखा इस दुनिया में तो भाजपाइयों ने सीखा है। वो सेफ्टी वॉल्व थियरी 1885 में ह्यूम ने जो अपनाया, दुनिया में सब भूल गए, भारत के हम आप सब भूल गए होंगे तमाम लोग, मैं तो याद दिलाता हूं, लेकिन याद था, संघ को याद था, हेडगेवार ने गोलवलकर को बताया, गोलवलकर ने आगे बढ़ाया, सबको याद था कि ये वाली कला बड़ी आखिर में सबसे ज्यादा काम आती है, उसी कला को इस्तेमाल कर रहे हैं। खैर इजाजत दीजिए, फिर इतिहास में घुसेंगे तो फिर बहुत सारे ऐसे ही बातें आ जाएंगी, और इसका इस्तेमाल लगातार हो रहा है। तारीखों का खेल जो कहा हेमंत भाई ने, हम इसलिए कर रहे खेल है, फिर वो टाइमलाइन बताना भूल गया था, बता ही देता हूं। शायद 5 तारीख थी जब पहली बार प्रशांत भूषण ने कहा सर इस पे अर्जेंट सुनवाई जरूरी है, नियुक्ति होने वाली है।
तो कहा कि नहीं 5 नहीं 12 को सुनेंगे। 12, हाँ 12 की डेट, 12 को उन्होंने कहा आज फैसला कर दीजिए क्योंकि नियुक्ति एकदम कगार पर है। कि नहीं नहीं 19 को 19 को शायद आखिरी सुनवाई हुई थी और 18 को अपॉइंटमेंट हुआ। 19 18 पता था कि 18 का अपॉइंटमेंट होगा, 19 तारीख रखी गई थी। इजाजत दीजिए। सब इस लोकतंत्र में, बड़ा लोकतंत्र है तो बड़े लोकतंत्र में ऐसी छोटी छोटी खबरें होती रहती हैं, वो हम लेके आते रहेंगे। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।